वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो आज की कहानी में पुलिस एक ऐसे शख्स के पीछे पड़ी हुई है जिस पे इल्जाम है अपनी पत्नी के खून का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीचों बीच उसकी पत्नी आके कहीं से प्रकट हो जाती है और सारा का सारा केस उल्टा पड़ जाता है। कहानी जितनी सुनने में सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं। जगह जगह एक नया मोड़ आएगा और उसी मोड़ में हम कहीं गुम हो जाएंगे। इसलिए आइए बिना समय खराब किए हम सीधा कहानी की तरफ ही चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है पलीपदन नाम के इस शख्स से। यह आदमी काफी बड़े वकीलों के साथ काम कर चुका है। उनका कभी असिस्टेंट बन के तो कभी ऑफिस में क्लर्क बन के 16 साल की उम्र से ही वकीलों के साथ उठना बैठना और कानून के हर छोटे बड़े मुद्दों में जानकारी रखना इसे बहुत कुछ सिखा गया है। कानून का सहारा लेके जुर्म की दुनिया से कैसे बचना है ये पलीपदन को भली भांति आता है। इसीलिए शहर के कई छोटे बड़े क्रिमिनल सलाह लेने के लिए पलीपदन के पास ही आते हैं। पलीपदन के गाँव के साथ साथ उसके पूरे शहर को पता है कि वो कैसा आदमी है। गुस्से में हमेशा लाल और बिना मतलब के किसी से बात ना करना पलीपदन का यही स्वभाव है। और ऊपर से भाई साहब का उठना बैठना इतने बड़े बड़े लोगों के पास है कि आम इंसान तो उनसे बात करने में ही डरता है। पलीपदन के परिवार में उसकी सिर्फ एक पत्नी है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता रहा है। इसके साथ साथ उनके घर में काम करने वाली लीला नाम की ये औरत, इसका भी उठना बैठना उनके घर में लगा ही रहता है। और बाकी लोगों की तरह लीला भी पलीपदन के नाम से थर थर कांपती है। हमारे पलीपदन जी को माइग्रेन की हमेशा शिकायत रहती है, जिसकी वजह से कोई भी शोर शराबे वाली चीज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। कोई इंसान उनके सामने शोर मचाए या कोई जानवर, वो उसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तो अब एक रात पलीपदन की नींद से आंख खुल जाती है। उसके पड़ोसी का कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है जो पलीपदन को बिल्कुल पसंद नहीं। पलीपदन को कुत्ते की आवाज सुन के गुस्सा तो बहुत आ रहा है। उसका मन भी कर रहा है कि मैं इस कुत्ते को मार दूं, लेकिन अभी पलीपदन कुछ नहीं करेगा। खैर सुबह होती है और पलीपदन की वो नौकरानी लीला घर पे झाड़ू मार रही है। अचानक उनका पड़ोसी रवि अपने कुत्ते जिमी को ढूंढते हुए पलीपदन के घर आ जाता है। रवि लीला को पूछता है कि क्या उसने जिमी को कहीं देखा है। रात को मैंने उसके जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनी थी, लेकिन उसके बाद से मुझे जिमी मिला ही नहीं। लीला की नजरें सीधा पलीपदन पे जाती हैं, जो कि जमीन पे एक गड्ढे को मिट्टी से भर रहा है। लीला का दिमाग सीधा जिमी की जोर जोर से भौंकने और फिर पलीपदन के गुस्से पे जाता है। उसे अब लग रहा है कि कुत्ता शायद रात को जोर जोर से भौंक रहा था और पलीपदन ने उसे मार के वहीं दबा दिया। और सही मायनों में देखा जाए तो लीला का इतना शक करना पलीपदन पे बनता भी है, क्योंकि जैसा पलीपदन का स्वभाव है वो कुत्ते को जान से मार भी सकता है। लेकिन उसने कुत्ते को जान से मारा है या नहीं ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। कहानी अब आगे बढ़ चुकी है और एक दिन एक मीटिंग के दौरान पलीपदन को उसके साले का बेटा पीटर मिलता है। पीटर ने पलीपदन की पत्नी को बेवकूफ बना के उससे कुछ पैसे लिए थे, जिसका पता पलीपदन को चल चुका है और वो सीधा पीटर को थप्पड़ जड़ देता है। पलीपदन पीटर को वार्निंग देता है कि अगर तुमने हमारे पैसे टाइम से नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। दूसरी तरफ घर पे लीला पलीपदन की पत्नी से कल के लिए छुट्टी मांग रही है। पलीपदन की पत्नी बिना तमाशा किए छुट्टी के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन उसी बीच वहाँ पलीपदन की एंट्री होती है। अब उसकी पत्नी को पता चल चुका है कि उसके पति पलीपदन ने पीटर को थप्पड़ मारा है और इसी वजह से उसकी पत्नी पलीपदन से काफी गुस्से में है। इसी बात पे दोनों में तू मैं होने लगती है और वो छोटी सी लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि पलीपदन अपनी पत्नी पे हाथ उठाने भी लगता है। उनके लड़ाई झगड़े की आवाजें लीला दूर से सुन रही है, लेकिन वो पलीपदन के गुस्से से बहुत डरती है और अभी वो नहीं चाहती कि इस लड़ाई के बीच में जाके उनके गुस्से का शिकार हो। इसलिए लीला चुपचाप अपना काम खत्म करके अपने घर निकल जाती है। अगली सुबह लेकिन जब लीला वापस आई तो वो देखती है कि सारी खिड़कियां दरवाजे बंद पड़े हैं। उसे समझ नहीं आ रहा और वो जोर जोर से पलीपदन की पत्नी को आवाज लगाने लग जाती है और कुछ देर बाद घर का दरवाजा पलीपदन खोलता है। पलीपदन उससे पूछता है कि तुम तो आज छुट्टी पे थी ना, फिर यहाँ कैसे आ गई। पलीपदन की हालत लीला को कुछ सही नहीं लग रही। घर के अंदर झांकने पे लीला देखती है कि कुछ सामान बिखरा पड़ा है और मैडम भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पलीपदन के कपड़े भी थोड़े गंदे हैं और उस पे खून के निशान भी हैं। लीला अपनी मैडम को फोन मिलाती है, लेकिन फोन उनका घर के अंदर ही पड़ा है। वो पूछती है कि टीचर मैडम आखिर कहाँ हैं। जवाब में पलीपदन बोलता है कि वो घूमने मदुराई गई है। लीला को इस बात पे बहुत शक होता है और वो ये बात उसी गांव के सुरना नाम के आदमी को बता देती है। सुरना के जरिए ये बात पूरे गांव में धीरे धीरे फैल जाती है। पूरे गांव में खबर फैल चुकी है कि पलीपदन ने अपनी पत्नी का खून कर दिया और उसकी पत्नी उसके घर से गायब है। सारे गांव वाले मिलके ये खबर पुलिस तक पहुंचाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर एएसआई शिवराम को जब ये पता चलता है कि इस केस
केस में पलीपदन इन्वॉल्व है तो वो इस केस में खास दिलचस्पी दिखाते हैं। शिवरमन पलीपदन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके पिछले केस में काम करते हुए पलीपदन से उनका सामना हुआ था, जिस दौरान पलीपदन की वजह से पुलिस के हाथों वो केस निकल गया था। और तब से लेके आज तक शिवरमन मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह पलीपदन को अपने चंगुल में फंसा सकें। और पुलिस की एक छोटी सी टीम सीधा पलीपदन के घर पहुंचती है। शिवरमन को पता है कि पलीपदन एक बहुत ही शातिर और दिमाग वाला आदमी है। उसे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के तौर तरीके से लेके क्रिमिनल के क्राइम करने तक के तरीकों का भी पता है। इसलिए शिवरमन बड़ी चालाकी से उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं। उनके घर का टूटा हुआ टीवी देख के वो सवाल करते हैं कि आखिर ये टीवी कैसे टूटा। जवाब में पलीपदन के पास एक ही आंसर है कि मेरी पत्नी मदुराई घूमने गई है और ये टीवी कल तूफान चलने की वजह से गिर गया और अभी ये टूट चुका है। पुलिस वाले जब उसकी शर्ट पे लगे खून के बारे में पूछते हैं तो पलीपदन कहता है कि मैं एक मुर्गा काट रहा था, ये उसी का खून है। लेकिन अब इससे पहले कि पुलिस वाले ज्यादा सवाल जवाब कर पाते, पलीपदन उन्हें कानून समझाते हुए कहता है कि जब तक आपके पास वारंट नहीं है आपको कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरह सवाल जवाब करने का। और कानून का पाठ पढ़ा के पलीपदन पुलिस वालों को अपने घर से उस समय भगा देता है। शिवरमन सीधा एसपी साहब के पास पहुंचता है और उनसे परमिशन मांगता है कि वो पलीपदन की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। एसपी साहब पहले तो उसे बहुत समझाते हैं कि पलीपदन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, अगर किसी भी तरह ये इल्जाम झूठा साबित हुआ तो तुम्हें बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ सकती है। लेकिन श्रीरमन अड़ा हुआ है कि वो पलीपदन की इन्वेस्टिगेशन करके ही रहेगा। दूसरी तरफ पलीपदन को पता है कि पुलिस वाले अब वापस जरूर आएंगे, इसलिए वो सारे सबूत मिटाते हुए इस कोशिश में लग जाता है कि घर को बिल्कुल वैसा ही कर दे जैसा ये पहले था। इसी बीच पुलिस के एसपी अपनी पूरी टीम को लेके सर्च वारंट के साथ पलीपदन की जांच पड़ताल में लगते हैं। पलीपदन से सवाल जवाब होते हैं और उसके पूरे घर की तलाशी ली जाती है। पुलिस को ना ही कोई घर से सबूत मिला है और ना ही पूछताछ में उन्हें ऐसा कोई सुराग हासिल हुआ है। लेकिन फिर भी शिवरमन अड़ा हुआ है कि वो पलीपदन को आज अरेस्ट करके ही रहेगा। कोई भी सबूत मिलता ना देख शिवरमन गुस्से में पलीपदन को घर से घसीटते हुए बाहर ले आता है। सारे गांव और मीडिया के सामने शिवरमन पलीपदन की मिट्टी पुलीत कर देता है। लेकिन इस तमाशे के बीचों बीच अचानक वहाँ पे पलीपदन की पत्नी की एंट्री होती है। पुलिस वालों के साथ साथ सारा गांव पलीपदन की पत्नी को वहाँ पे देख के हैरान हो जाता है। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहाँ सारे पुलिस वाले जिस मर्डर की बात कर रहे थे वो इंसान जीता जागता उनके सामने खड़ा है। तो क्यों, आपका भी दिमाग चकरा गया कि नहीं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि उस घर में कोई ना कोई कांड तो जरूर हुआ है, क्योंकि जिस तरह पलीपदन की कमीज पे वो खून के निशान थे और फिर जैसे पुलिस के आने से पहले उसने सबूतों की सफाई की, मतलब घर पे कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। और वो क्या चीज है इसका पता हम अब कहानी में लगाएंगे। पलीपदन की पत्नी के आने के बाद सारे पुलिस वाले पलीपदन से माफी मांगते हैं। वो सब शर्मिंदा हैं कि उन्होंने बेवजह ही पलीपदन को इतना परेशान किया। लेकिन शिवरमन को अभी भी यही लग रहा है कि पलीपदन कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रहा है। उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं कि पलीपदन निर्दोष हो सकता है। शिवरमन अब पूरी ताकत से इस केस के पीछे लग चुका है। वो पता करके ही रहेगा कि आखिर पलीपदन क्या छुपा रहा है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत वो एडवोकेट थॉमस से करते हैं। ये एडवोकेट थॉमस वही आदमी है जिसके साथ पलीपदन काफी समय से काम कर रहा था। अगर कोई इंसान पलीपदन के बारे में अच्छी तरह से जानता है तो वो एडवोकेट थॉमस ही है। थॉमस की मदद से शिवरमन के पास पलीपदन के सारे दुश्मनों की लिस्ट आ जाती है। अब एक एक करके शिवरमन उस लिस्ट में मौजूद सारे लोगों का पता करने में लग जाता है, क्योंकि उस लिस्ट में जो भी इंसान गायब होगा मतलब पलीपदन का वही शिकार बना है। लेकिन एक एक करके लिस्ट में मौजूद सारे लोगों की जानकारी ली जाती है और उनमें से कोई भी कहीं भी गायब नहीं है। शिवरमन की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि पलीपदन के खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक उसके हाथ नहीं लग पाया। सबूत ढूंढने की कोशिश में लगा शिवरमन उस गांव के सरन्ना नाम के उस आदमी को पलीपदन के घर भेजता है। आधी रात में बिल्कुल चुपचाप से सुरन्ना पलीपदन के घर घुस जाता है। घर की तलाशी के दौरान सुरन्ना की टॉर्च घर में लगी एक फोटो पे जाती है और ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि पलीपदन के बेटे एबी की है। और यहाँ से हमारी कहानी का पहला फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। हंसता खेलता एबी म्यूजिक का शौक रखता है। उसे गाना बजाने के साथ साथ डांस करने का भी बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन उसके पिता पलीपदन को उसका ये बजाना बिल्कुल पसंद नहीं। पूरा दिन गाने गाने के चक्कर में एबी का यूं घर में शोर मचाना उन्हें बकवास लगता है। लेकिन अपनी मस्ती में खुश एबी के चेहरे पे कभी भी निराशा नहीं आई। वो गांव के हर शख्स के साथ हंसता खेलता और मजाक करता। उसे देख के ऐसा कभी नहीं लगेगा कि वो पलीपदन का बेटा है। अब एबी का इकलौता सपना है एक बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बन के फिल्मों में काम करना।
अपना, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है। और उसकी इस मेहनत में उसका साथ दे रहा है उसका बचपन का जिगरी यार माही। माही को भी गाने गाना और बनाना दोनों ही बहुत पसंद है और म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना दोनों ने बचपन में एक साथ ही देखा था। अब बहुत कोशिशों के बाद दोनों को एक फिल्म में ब्रेक मिल जाता है। डायरेक्टर को उनका गाना पसंद आ चुका है और अब पूरी फिल्म के लिए ये दोनों ही म्यूजिक बनाएंगे। इस खबर से एबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और एबी के साथ साथ उसके माँ बाप की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। पलीपदन बेशक जताता नहीं है लेकिन अपने बेटे एबी से दिलो जान से प्यार करता है और अब फिल्म मिलने की खुशी में उसके पिता ने एबी के लिए उस घर में एक छोटा सा स्टूडियो भी बनवा दिया है और इस स्टूडियो को देख के एबी की खुशी दोगुनी हो चुकी है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस परिवार की खुशियों को तब नजर लगती है जब एक पार्टी से लौटने के दौरान एबी और माही की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में माही की जान तो बच जाती है लेकिन एबी मौके पे ही मर जाता है और अपने जवान बेटे की मौत का गम पलीपदन और उसकी पत्नी से बिल्कुल संभाला नहीं जाता। कुछ दिनों बाद पलीपदन के हाथ एबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद पलीपदन को उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है और पलीपदन का वो एडवोकेट वाला दिमाग चलने लग जाता है और कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पलीपदन का शक यकीन में बदल जाता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून किया गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि एबी की मौत सिर पे चोट लगने के कारण हुई है। पर इन्वेस्टिगेशन में पलीपदन को पता चला था कि एबी के सिर पे उस एक्सीडेंट के दौरान कोई चोट नहीं लगी। इसी वजह से पलीपदन को शक होता है कि वो चोट एबी को एक्सीडेंट के बाद लगी है और अब उसे बस ये पता करना है कि एबी को वो चोट आखिर मारी किसने। और अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और शिवरमन अभी भी पलीपदन के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाया। वो अभी भी नहीं ढूंढ पाया आखिर उस दिन उस घर में वो खून किसका था और पलीपदन ने किसे अपना शिकार बनाया है। अब अगले सीन में हमें पलीपदन अपने बेटे के लिए बनाए उस म्यूजिक स्टूडियो के अंदर जाता दिखाई देता है और उस स्टूडियो के अंदर पलीपदन ने किसी को बांध के रखा है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एबी का वो बचपन का दोस्त माही है। तो अब कहानी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी होगी। अगर नहीं आई तो ये लीजिए आपका पूरा सस्पेंस अभी खोल देता हूँ। दरअसल एबी और माही जिस फिल्म के लिए एक साथ म्यूजिक बना रहे थे उस फिल्म के डायरेक्टर माही से ज्यादा एबी को पसंद करते थे। उन्हें एबी का काम माही से ज्यादा पसंद था और हर गाने के हिट होने का श्रेय वो एबी को देते थे ना कि माही को, जिस वजह से माही को एबी से जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि गानों पे मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ लेकिन सारा क्रेडिट ये एबी लेके जाता है। और उस रात एक्सीडेंट के बाद माही को मौका मिल गया इस फिल्म के सारे गाने अकेले करने का। एक्सीडेंट के बाद उसने एबी के सर पे जोर से हमला करके उसे वहीं मार दिया और नाम एक्सीडेंट का दे दिया। उसका प्लान था कि एबी की मौत के बाद बाकी फिल्म के बचे हुए गाने वो अकेला ही करेगा और अकेले ही क्रेडिट ले लेगा। और माही का ये राज पलीपदन के सामने खुल चुका था। पलीपदन को पता चल चुका था कि उसके बेटे का खूनी उसका जिगरी दोस्त ही है। इसीलिए अपनी पत्नी के साथ मिलके पलीपदन ने एक प्लान बनाया। उस रात अपनी पत्नी को मदुराई भेज के वो चुपचाप बहाने से माही को अपने घर ले आया और तभी से लेके आज तक माही को अपने उस बेटे के स्टूडियो में बंद करके रखा। लेकिन आज माही का आखिरी दिन है। आज समय आ चुका है पलीपदन के बदला लेने का। पलीपदन माही को उसी रॉड के साथ मार देता है जो रॉड इस्तेमाल करके माही ने एबी का खून किया था। तो फाइनली अपने बेटे के उस स्टूडियो में पलीपदन अपने बेटे का बदला ले लेता है और यहाँ पूरी होती है हमारी ये बदले की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब मैं मिलूंगा आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ नई कहानी को लेके।